हेलो। हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन और यूनिट एंड डायमेंशन हमने स्टार्ट किया था आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें हमने 5 अब तक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें है आपका आपका लेंथ है, आपका मास है, आपका टाइम है, आपका इलेक्ट्रिक करंट, आपका टेम्परेचर। ये 5 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं। नाउ आज हम बात करेंगे आपके 6 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी एसआई यूनिट होती है मोल। क्या होता है मोल, उसके बारे में आज की क्लास में बिल्कुल डिटेल से समझेंगे, तो बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी एसआई यूनिट होती है मोल। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मोल। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है, फिर समझते हैं कि क्या कहती है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहती है, द अमाउंट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस amount of substance of of a system which of a system which contain of a system which contain as many elementary elementary entities as as there are there are atoms in 0.012 kg या 12 ग्राम कार्बन 12। ठीक है, या केजी में बोलिए या ग्राम में बोलिए, कार्बन 12। ठीक है, तो देखिए क्या कहती है डेफिनेशन इसकी कि क्या होता है मोल। देखिए मोल वो होता है कि आप 12 ग्राम कार्बन लीजिए, 12 ग्राम कार्बन में जितने भी एटम हैं उन एटम को गिन लीजिए, वो जितने भी एटम होंगे ना वो 1 मोल एटम होंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, 12 ग्राम कार्बन लो, 12 ग्राम कार्बन में जितने भी एटम हैं उन एटम को गिनो, वो पता है कितने निकलेंगे, वो निकलेंगे 1 मोल एटम। जैसे जैसे कि आप बाजार में केले लेने जाते हो अब, ठीक है, और आप क्या बोलते हो कि 1 दर्जन केले दे दो, तो वो 12 पीस केले दे देता। आप कहते हो 2 दर्जन केले दे दो, तो वो 24 पीस केले देता। एक्चुअली में आपने दर्जन को क्या बोला, 12 पीस केले को क्या बोला, दर्जन। ठीक है, आप 12 पीस ना बोल के क्या बोल रहे हो, दर्जन बोल रहे हो। वैसे ही हम बात करते हैं छोटे स्केल पे। ठीक है, जब और छोटे स्केल पे बात करते हैं तो हम बात करते हैं मोल में, और ज़्यादातर हम मोल यूज़ करते हैं आपके केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इतने छोटे फंडामेंटल क्वांटिटी हैं ये सब, तो हम इतने छोटे छोटे चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म मोल। वहाँ दर्जन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें सोचो एक एटम नहीं दिखता, चाहे 100 एटम भी नहीं दिखेंगे हमें, तो हम बात करते हैं मोल की, बिग अमाउंट की बात करते हैं। ठीक है, तो वहाँ हम बात करते हैं मोल की। जैसे कि आपका 12 केला को कहते हैं 1 दर्जन, वैसे ही आपके अगर मैं बोलूं 6021407600000000000, देख रहे हैं इतना। अगर आपका एटम को क्या कहूंगा, 1 मोल कहूंगा। देख रहे हैं कितनी बहुत 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 बड़ी अमाउंट है ये। तो इतने अमाउंट सब्सटेंस अगर एक साथ हो तो उसको मैं क्या कहूंगा, 1 मोल कहूंगा। ठीक है, तो मैं इसको एक क्या कैसे कह रहा हूँ, 1 मोल इज इक्वल टू, इसको मैं शॉर्ट टर्म में लिखता हूँ इसी नंबर को, 6.022140716×10⁻23, या आप राउंड ऑफ करके यहाँ पे 2 डेसिमल में भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसको सबसे पहले ये बताया था कि 1 मोल में इतने नंबर होते हैं, किसने बताया था, अवगैद्रो। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम अवगैद्रो था, उन्होंने बताया था, और उनके नाम पे ही ये नंबर डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए इस नंबर को और क्या कहते हैं, अवगैद्रो नंबर, अवगैद्रो नंबर। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं NH से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके NH से। NH से ए है, ये ए।
एवोगैद्रो नंबर, ठीक है। ये एवोगैद्रो जी ने दिया था, इसीलिए उनके नाम पे ही बता दिया कि, और ये एक्चुअली में कितने पे है, आपके 12 ग्राम कार्बन में जितने भी एटम है वो कितने एटम होंगे, इतने एटम होंगे। और इतने एटम को मैं क्या कह रहा हूँ, 1 मोल कह रहा हूँ ना। ये बातें तो समझ में आई कि मोल क्या होता है। कुछ नहीं होता, एक नंबर है। जैसे 12 दर्जन, जैसे सॉरी 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, वैसे ही 1 मोल में इतने नंबर होते हैं। समझ रहे हैं ना कि 1 दर्जन में 12 नंबर, वैसे ही 1 मोल में इतने नंबर। ये बस ये हमें पता चल गया, ये होता है मोल। नाउ अब हम देखेंगे कि क्यों, आखिर हमें जरूरत ही क्यों पड़ी मोल की। और सबसे बड़ी बात, मोल की तो चलो ठीक है जरूरत पड़ी क्योंकि वो छोटी क्वांटिटी में है, ये समझ भी सकते हैं और हम डिटेल में देखेंगे। पर ये सोचिए कि कार्बन 12 ही क्यों लिया उसने, कि कार्बन 12 में ही क्यों देख रहे हैं कि 12 ग्राम कार्बन लो, उसमें जितने भी एटम है वो क्या होंगे, 1 मोल होंगे। हम कार्बन ही क्यों ले रहे हैं, हम कुछ और क्यों नहीं ले रहे, ठीक है। तो इन सब पे थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो नाउ देखते हैं व्हाई वी यूज मोल, ठीक है, या व्हाई वी नीड मोल, हमें मोल की जरूरत ही क्यों पड़ रही, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखिए अगर आपको, जैसे कि हमें अगर मार्केट जाना है, ठीक है, तो मार्केट गए हम और मार्केट जाके हमने बोला कि एक काम करो आप मुझे कि 2 दर्जन केले दे दो। तो 2 दर्जन मतलब उसने 24 केले दे दिए, ठीक है। आप ये भी उसे बोल सकते हो कि 3 पीस केले दे दो या 2 पीस केले दे दो, तो 1 पीस केले दे दो, वो 1 पीस केले भी दे देगा, ठीक है ना। मगर सोचो आपको एक रिएक्शन करना है, एक काम करते हैं छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी आपका एक रिएक्शन ले लेता हूँ, कोई भी 2 हाइड्रोजन के एटम, कोई भी 2 हाइड्रोजन के एटम में अगर मैं एक ऑक्सीजन का एटम जोड़ूं तो क्या बनता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। कोई भी 2 हाइड्रोजन का एटम में अगर मैं एक ऑक्सीजन को जोड़ दूं तो क्या मिलता है, एक वाटर का एक मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और ये क्या है आपका, एक ऑक्सीजन एटम। और ये बन के क्या बना, 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम को मिला के क्या ना, वाटर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है, वाटर ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ देखिए ये चीज तो हमें पता है कि आपके ये क्या होता है, आपका वाटर का रिएक्शन होता है। नाउ आपसे कहा जाए कि चलो एक काम करते हैं, यही रिएक्शन प्रैक्टिकली करते हैं, जाओ एक काम करो 2 एटम ले आओ हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 ही एटम लगते हैं ना, और ऑक्सीजन का 1 एटम लगता है ना। तो आपसे कहा जाए जाओ हाइड्रोजन के 2 एटम लेके आओ, और आप जाओ हाइड्रोजन के ऑक्सीजन का 1 एटम लेके आओ। तो आप सोचो कैसे लाओगे हाइड्रोजन का 2 एटम, कैसे लाओगे रिएक्शन करने के लिए, 1 एटम कैसे लाओगे ऑक्सीजन का, क्योंकि आप पहली बात तो देख ही नहीं पाओगे, इतने छोटे हैं। तो नहीं देख पाओगे तो ये रिएक्शन करोगे कैसे, और हम ये लिख कैसे रहे, ये इतने छोटे हैं, हम उसको लाएंगे कैसे और रिएक्शन करेंगे कैसे, है ना। तो और ये मॉलिक्यूल एक बनाएंगे कैसे, और ये हम रिएक्शन कर रहे हैं लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है तभी तो कर रहे हैं, पर हम करोगे कैसे, ठीक है। तो इसी के लिए, इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आया कि आपका मोल, मोल आया इसी चीज को सॉल्व करने के लिए, हमारी चीजों को आसान बनाने के लिए कौन आया, मोल। नाउ देखिए हमें ये पता है कि पूरी दुनिया किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है, ठीक है। और एटम भी खुद किससे बना हुआ, आपका फंडामेंटल कौन है एटम में भी, आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है आपकी, किसकी, एटम की भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। नाउ ये बात तो हमें समझ में आ गई। और एक बात और, आपके न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि न्यूट्रॉन पे आपका कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। चलिए हमें ये डिस्कशन नहीं करना, हमें तो ये डिस्कशन करना है कि आपका मोल क्यों आया है, ठीक है। नाउ देखिए एक बात हमें समझ में आ गई कि एटम्स, आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एटम अलग अलग है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी, सब में क्या चेंज है कि आपका अगर किसी एटम में एक प्रोटॉन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन,
अगर दो से अगर कोई आपका एटम बना हो 2 प्रोटॉन से तो उसको कहते हैं हीलियम। अगर कोई 6 प्रोटॉन से बना हुआ हम उसको कहते हैं कार्बन। अगर कोई 8 प्रोटॉन से बना हुआ हम उसको कहते हैं ऑक्सीजन, है ना। प्रोटॉन के नंबर चेंज होते हैं, हम एटम की कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज हो जाती है। तो देखिए मैं बोलता हूं आपका क्या कि अगर कोई आपका एक प्रोटॉन से बना हुआ है, नेक्स्ट पेज में करते हैं। अगर कोई एक प्रोटॉन से बना हुआ है तो उसको क्या कहूंगा मैं, हाइड्रोजन। ना अगर कोई सोचो 2 प्रोटॉन से बना हुआ तो, अगर कोई एटम 2 प्रोटॉन से बना हुआ है तो क्या बनेगा, उसको हम कहेंगे हीलियम। तो हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, इसका मतलब हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं। अगर कोई 6 प्रोटॉन, मैं कुछ भी रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, कोई 6 प्रोटॉन से बना हुआ है तो उसको कहेंगे कार्बन, ठीक है। 6 प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन, ये 1 प्रोटॉन, तो उसको क्या कहेंगे, कार्बन। अगर कोई 8 प्रोटॉन से बना हुआ है तो उसको कहेंगे ऑक्सीजन, ठीक है ना। देखिए बात ये है, ये सब बातें तो ठीक है कि आपके मतलब हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है, कार्बन में 6 प्रोटॉन होता है, इसमें ठीक है। तो इसमें डिफरेंस कुछ ना कुछ है। इसका डिफरेंस देखने से पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि आपके एलिमेंट को जो आपके पीरियोडिक टेबल में होता है, ठीक है, उसमें होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये पहले जान लेते हैं, ठीक है। इनके बारे में पहले समझ लेते हैं और इनकी रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। नाउ देखिए आपको पता है कि कोई भी एटम है, एटम जो पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो, मान लो उसका सिंबल ये है, ठीक है, और सिंबल के ऊपर आपका होता है आपका मास नंबर, ठीक है, ए से रिप्रेजेंट होता है, नीचे होता है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है मास नंबर, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मास नंबर। और मास नंबर क्या होता है आपका, होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एटम, इन एन एटम। किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये क्या है, आपका मास नंबर है। तो मास नंबर जो यहाँ पे जो आपके पीरियोडिक टेबल में जो ये नंबर होता है ना, इसको कहते हैं मास नंबर। ये एटॉमिक मास नहीं होता, ये वेट नहीं होता, एक्चुअल में नंबर होता है कि आपके एटम में कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, टोटल बताओ कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है। इसी को कहते हैं न्यूक्लियन। मतलब आपके एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियन। तो इसका मतलब इसी को क्या कहते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन योर न्यूक्लियस, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से क्या आता है, मास नंबर। नाउ हमें ये तो समझ में आ गया व्हाट इज मास नंबर। अब हम समझते हैं ये क्या होता है, जेड। इस जेड को कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और क्या होता है एटॉमिक नंबर, आपके एटम में जितने आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन योर एटम, वो आपका क्या है, उस एटम का एटॉमिक नंबर है, ठीक है। लिखिए यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। नाउ देखिए अब हमें ये समझ में आ गया कि एटम की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अगर उसका मास नंबर कैसे निकालते हैं, मास नंबर मतलब जितने आपके प्रोटॉन हो, जितने आपके न्यूट्रॉन आपके एटम में, उन दोनों को सम करो, वो जितने भी हो गिनती में, उनको क्या कहते हैं, आपका मास नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर कैसे कहते हैं, जितने आपके प्रोटॉन हो एटम में उसको क्या कहते हैं, आपका एटॉमिक नंबर कहते हैं। नाउ अब देखिए हमारी कहानी समझ में आ गई हमें। नाउ हम अपने यहाँ पे चलते हैं। देखिए अगर मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना हो और, ठीक है, तो मैं इसको क्या कहूँगा, मुझे पता है हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, ठीक है, 1 प्रोटॉन होता है। तो 1 प्रोटॉन और हाइड्रोजन का सिंबल H, और हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। मैं आइसोट्रोप्स की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, आइसोट्रोप की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन में एक क्या होता है, आपका एक ही प्रोटॉन होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये होता है मास नंबर, ठीक है, ऊपर वाला होता है मास नंबर। और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैंने कहा हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो प्रोटॉन 1 होता है, और 1 प्लस 0 कितना होगा, 1। तो इसका सिंबल क्या होगा, ऐसे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। नाउ इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए,
इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा कि आपके हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। और ये मास नंबर यहीं पे लिखते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये आपका सिंबल इसका है। नाउ इसका सिंबल कुछ ऐसा है 6, और इसका सिंबल कुछ ऐसा है कि 6 आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। 6 + 6 16, आपका मास नंबर 16 और एटॉमिक नंबर 8। ठीक है। नाउ देखिए, ये चीज़ तो ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ठीक है। अब आगे और समझते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि आपका जो प्रोटॉन का मास होता है, वो कितना होता है। देखिए, प्रोटॉन मास कितना होता है, ये लगभग है, ये अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, कितना ग्राम। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, इतना ग्राम होता है। नाउ न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है आपका, ये भी आपका लगभग सेम ही होता है, बराबर ही होते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क होता है, फिर भी मैं बराबर लिख रहा हूँ, उतना माइल्यूट फर्क नेग्लिजिबल हम मानते हैं। ठीक है, बट हाँ एक्सपेरिमेंट पर्पज में ले सकते हैं, बट हम अपनी कैलकुलेशन में, अपने स्टैंडर्ड में भी 11th में, तो हम दोनों को सेम ही मानते हैं। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉन का मास, ये आपका बहुत छोटा होता है इन दोनों के मुकाबले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले आपका इलेक्ट्रॉन का मास बहुत 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 कम होता है। ठीक है, तो ये कितना होता है, वो मैं इतना ग्राम। ठीक है, तो मतलब एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, इतना होता है। एक न्यूट्रॉन का मास इतना होता है और एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। नाउ अब एक चीज और देखिए कि आपका ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये लगभग आपके मास बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेट सेम मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, बट ये दोनों किससे बहुत बड़े हैं, आपके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत 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 ज़्यादा बड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके एटम में जितने भी प्रोटॉन होंगे, मान लो किसी में 1 प्रोटॉन है, किसी में 2 प्रोटॉन है, किसी में 3 प्रोटॉन है, आप ऐसे ही नंबर देखेंगे, काउंटिंग नंबर में देखेंगे, इंटीजर नंबर में देखेंगे, आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि आपके एटम में 1.5 प्रोटॉन है, 2.5 प्रोटॉन है, 5.5 प्रोटॉन है। नहीं, आपके एटम में प्रोटॉन हमेशा इंटीजर नंबर में होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी हमें ठीक है, हमें समझ में आ गई। नाउ अब देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा अब कि ये जितना भी आपका एक प्रोटॉन का मास है, मैं इतना ना कहूँ, इतना बड़ा नंबर नहीं बोल के मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा 1 एटॉमिक मास, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये इतना बड़ा ना बोल के मैंने इसको क्या बोल दिया, 1 एटॉमिक यूनिट। ठीक है, और ये लगभग दोनों सेम है, तो इसको भी मैंने बोल दिया 1 एटॉमिक यूनिट। ठीक है, और ये बहुत 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 इलेक्ट्रॉन का मास छोटा है, तो मैं इसको बोलूँगा 0। ठीक है, इसको मैं क्या कहूँगा, 0। ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, 0। और आपके एक प्रोटॉन के मास को कहूँगा 1 AMU। ठीक है, अब तो नए टर्म से U से रिप्रेजेंट करते हैं, बट फिर कोई बात नहीं, एक ही बात है, 1 AMU या U लिखिए। ठीक है, तो अब देखिए 1 AMU मैंने एक प्रोटॉन के मास को कहा। ठीक है, न्यूट्रॉन को भी 1 AMU, क्योंकि दोनों लगभग मास दोनों के क्या है, मास दोनों के बराबर है, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसलिए नेग्लेजिबल है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो इसको 0। ठीक है, नाउ अब देखिए, हमें आपको ये रिप्रेजेंटेशन आ गया था। नाउ एक बात तो अब और देखिए, इसी में हमने ये पता चल गया कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होते हैं, और उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। एक प्रोटॉन का मास कितना है, 1 AMU, और हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होते हैं। एक प्रोटॉन होंगे तो उसका मास कितना होगा, जितना जितना आपके हाइड्रोजन एटम में जितने आपके प्रोटॉन होंगे, उतना ही तो मास होगा। एक्चुअली में एटम का मास किससे डिपेंड करता है, आपका एटम का मास डिपेंड करता है आपके प्रोटॉन पे, कि आपके कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, क्योंकि इन्हीं दोनों पे तो मास है। ये तो लगभग 0 के बराबर है, तो हम तो इलेक्ट्रॉन का मास लेते ही नहीं है। अगर हम एटम का मास मेजर करें, वैसे तो तीनों का सम होता है, बट देखा जाए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी, बट होती है, बट बहुत छोटी होती है, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आपके एटम के वजन, जो वेट है आपके एटम का, किसकी वजह से, आपके सिर्फ प्रोटॉन की वजह से और न्यूट्रॉन की वजह से। ये बात समझ में ना हो।
हमारे हाइड्रोजन के केस में तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। न्यूट्रॉन नहीं होता तो किसकी वजह से मास होगा? सिर्फ प्रोटॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगा बट उसको नेग्लिजिबल, जीरो मानते हैं। और सिर्फ किसकी वजह से मास होगा? आपके प्रोटॉन की वजह से। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, एक प्रोटॉन का मास कितना बोला था मैंने? 1 AMU बोला था। ठीक है, एक प्रोटॉन का मास मैंने बोला था 1 AMU। और हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है। कैसे पता चल रहा है? यहां से पता चल रहा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन भी होता है ना, आपके न्यूट्रॉन का भी 1 AMU और प्रोटॉन का भी 1 AMU। ठीक है, तो यहीं से पता चलेगा कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उतना ही आपका AMU होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये 1 AMU। तो आपके प्रोटॉन में, एक एटम में, आपके हाइड्रोजन के एक एटम में कितना मास होगा? 1 AMU होगा। हाइड्रोजन के एक एटम में कितना मास होगा? एक AMU, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम में एक ही प्रोटॉन है और प्रोटॉन की वजह से ही मास आ रहा है। न्यूट्रॉन तो है ही नहीं और इलेक्ट्रॉन में तो होता ही नहीं है। और आपके हीलियम की जब मैं बात करूं तो हीलियम के केस में कितना मास है? देखिए, हीलियम के केस में देखिए यहाँ पे 4 है। ये क्या होता है? मास नंबर। मतलब आपके यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन का मास मैंने बोला कितना? 1 AMU। तो 2 प्रोटॉन का मास 2 AMU और यहाँ 2 न्यूट्रॉन भी है ना? हीलियम में 2 न्यूट्रॉन भी है और न्यूट्रॉन को भी मैंने क्या बोला था? न्यूट्रॉन को भी मैंने बोला था 1 AMU। एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU। तो यहाँ 4 है, तो कितने AMU हो गए? 4 AMU हो गए। तो यहाँ मैं कितना बोलूँ? 4 AMU। तो एक एटम में कितना मास होगा? हीलियम के एक एटम में कितना मास होगा? 4 AMU। नाउ ऐसे ही कार्बन में देखिए, बस कुछ नहीं करना आपको, बस ये वाला नंबर देखना है, ये वाला नंबर देखना है, ये वाला ब्रैकेट और यहाँ लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला नंबर, क्योंकि यही तो बताएंगे आपके कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। और उससे हम पता लगा पाएंगे कि आपकी एक प्रोटॉन में का मास 1 AMU, 2 प्रोटॉन का मास 2 AMU, 10 प्रोटॉन का मास 10 AMU। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मास नंबर कितना है? 12। इसका मतलब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन का मास मैंने माना 1 AMU, 2 प्रोटॉन का मास 2 AMU, 6 प्रोटॉन का मास 6 AMU और 6 न्यूट्रॉन का मास भी 6 AMU। ठीक है, क्योंकि एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 AMU। तो यहाँ पे टोटल 12 है, तो मैं कितना बोलूँगा? 12 AMU। तो इस एटम का, एक एटम, कार्बन एटम का, कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा? 12 AMU। वैसे सेम यहाँ पे आपके ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होगा? 16 AMU। ठीक है, नाउ ये तो बात थी एक की, सिर्फ एक पे हम बात कर रहे थे। नाउ अगर मैं बोलूं, सोचो 10 होते तो, ये तो एक एटम पे बात है ना, कि एक एटम पे आपका ये सारी केस है कि एक आपके अलग अलग एटम में अलग अलग मास है। सिर्फ एक एक एटम की, एक एक एटम को देख रहे हैं हम। अगर सोचो 10 एटम को हम देखते हैं एक साथ, कि आपके 10 एटम, हाइड्रोजन के 10 एटम हो, हाइड्रोजन के 10 एटम में कितना मास होगा? सोचो एक एटम में आपका 1 AMU है, तो अगले एटम में भी तो 1 ही AMU होगा ना हाइड्रोजन के, तो 10 में कितने होगा? 10 AMU, सिंपल। तो 10 एटम में 10 AMU, 100 एटम में 100 AMU, 1000 एटम में 1000 AMU, 1000 हाइड्रोजन के एटम में 1000 AMU और इसके 10 एटम में 40 AMU। एक एटम में अगर 4 AMU तो 10 एटम में कितने? 40। एक एटम में 12 AMU कार्बन के, तो 10 आपके कार्बन के एटम में कितने AMU? 12, 120 AMU और इसमें 160 AMU। ठीक है, ये बात थी 10 की। अब बस मल्टीपल करते रहो, जितने नंबर एक का पता चल गया बस मल्टीपल करते रहो। ठीक है, अब अगर सोचो ये तो ठीक है, आपसे फिर मैंने बोला, चलिए ठीक है, एक बात और बताइए कि आपके फिर ऐसे ही करते 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 कभी ना कभी, कभी ना कभी, तो ये एक AMU है, ये एक AMU है। और एक AMU कितना होता है ये मैंने यहाँ बता दिया है। देखिए एक AMU मैंने कितना बताया? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, मतलब 1 ग्राम से बहुत 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 कम। सोचो ऐसे ही एक एटम में इतना कम है, 1 ग्राम से बहुत कम है। तो अगर मैं बहुत सारे एटम को जोड़ दूं, बहुत सारे एटम को जोड़ दूं, तो कभी ना कभी तो 1 ग्राम कभी ना कभी तो बनेगा, कभी ना कभी जाके तो 1 ग्राम बनेगा ये। तो देखो, मैंने कहा अगर एक AMU में
आपका 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम है एक एटम में, एक एमयू में एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम चलो देख लिया मैंने, और उसमें ये है एक एमयू इतने के बराबर है, ठीक है नाउ। तो कभी ना कभी तो 1 ग्राम आया होगा ना, कि आपके ये देख रहे एक एमयू में बहुत कम ग्राम है, बहुत कम, तो कभी ना कभी तो जोड़ा होगा कितने एटम, 10 एटम, 100 एटम, 1000 एटम, 10 लाख एटम, 1 करोड़ एटम, कितने भी एटम को जोड़ के होगा ना वो नंबर, कि इतने एटम को जोड़ोगे तो 1 ग्राम के बराबर आएगा, है ना। तो हमने देखा कि एक एमयू में इतने, तो मान लो हमने माना चलो कुछ इतने एमयू, इतने इतने एटम होंगे, हमने एन मान लिया, और इतने एटम का मास अगर देखें, एक में एक एमयू, इतने मल्टीपल करोगे तो उतने का मास आ जाएगा। तो हमने बोला कि तब जाके 1 ग्राम होगा। अब मुझे पता करना ये है कितना, वो नंबर कितना, तो मैं क्या कहूँगा, इस नंबर को उधर डिवाइड मार दूंगा, तो 1 ग्राम डिवाइड बाय 1 एमयू, और 1 एमयू तो हमें पता ही कितना होता है, कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। और ये भी ग्राम, ग्राम से ग्राम गया, और ये कट पिट के आपका नंबर आया 6 इंटू 022 10⁻23, और यही क्या है आपका अवगैद्रो नंबर है। और ये किसने बताया, अवगैद्रो जी ने बताया। यही आपका अवगैद्रो नंबर और यही आपका मोल नंबर है। मतलब आपके 1 ग्राम में, 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, इतने एटम, ये ठीक है, हमें समझ में आ गया कि आपके 1 ग्राम में इतने एटम होंगे, ठीक है नाउ। तो इसका मतलब 1 ग्राम में इतने एटम होंगे। तो अब इधर देखिए, तो एक एटम में 1 एमयू, 10 एटम में 10 एमयू, तो सोचो उतने 1 मोल एटम में, 1 मोल बोले तो अभी जो हमने नंबर निकाला, मतलब 1 मोल एटम में कितने होंगे, 1 ग्राम होंगे, अभी तो निकाला हमने 1 ग्राम, और 1 ग्राम होंगे। और यहाँ तो 4 ज्यादा है ना, यहाँ तो 1 एमयू था, यहाँ तो 4 एमयू है, तो ये मतलब इसका 4 से ज्यादा मल्टीपल होगा, तो यहाँ 4 ग्राम होगा। 1 मोल में कितने ग्राम, 4, और यहाँ 1 मोल में कितने, 12, और यहाँ 1 मोल में 16 ग्राम, ठीक है। यहाँ 1 मोल में 1 ग्राम, यहाँ इस हाइलियम में 1 मोल में 4 ग्राम, क्योंकि एक एटम का मास है 4, और आपका नंबर से 4 मल्टीपल होगा, 4 टाइम मल्टीपल होगा, तो यहाँ 4 ग्राम। तो देख रहे हैं बस 10 एटम में 10 एमयू, 100 एटम में 100 एमयू, 1 एमयू में आपको पता ही कितने ग्राम होते हैं, और ऐसे करके बहुत सारे एटम में इतने ग्राम। आप इसको एमयू में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, बट मैं हमारी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम उसे ग्राम में कन्वर्ट किए। एमयू हमें इतना अच्छा खासा नहीं लग रहा, पर ग्राम सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया इतने सारे आइटम को मिला दो तो अब जाके 1 ग्राम बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आएगी मोल के बारे में। देखिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपका कोई एक और ले लेते हैं, जैसे कि आपका सोडियम है, सोडियम है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम Na से रिप्रेजेंट करता हूँ, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और सोडियम का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, और आपका मास नंबर 23 होता है। ये अप्रोक्सीमेट 23 एग्जैक्ट नहीं होता, ये कुछ इतना होता है, इतना होता है, ठीक है, बट कोई नहीं, हम 23 ले रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। देखिए हमें पता चल गया कि आपके सोडियम में 23 क्या है, आपके आपके क्या है 23 आपका मास नंबर है, और आपका एटॉमिक नंबर कितना है 11 सोडियम में। तो ये चीज तो हमें पता चल गई। अब देखिए अगर मेरे को निकालना हो इसका 1 मोल में कितना ग्राम होंगे, इसी सोडियम में 1 मोल में कितना होगा, तो देखिए एक एटम में तो 23 एमयू है, इस सोडियम के एक एटम का वजन कितना है 23 एमयू, ठीक है। अगर मेरे को बोलना हो एक एटम का, 1 एटम का, तो मैं कितना बोलूंगा 23, और मेरे को बोलना है अगर इसका, ये लिख लीजिए कि काम कीजिए 1 एटम ऑफ सोडियम मास इज इक्वल टू 23 एमयू, ठीक है। ये नंबर था, हमने इसे एमयू में कन्वर्ट किया। और अगर मेरे को 1 मोल में पता करना हो कि 1 मोल एटम ऑफ सोडियम तो मास कितना होगा, तो कितना होगा, कुछ नहीं होगा 23 ग्राम होगा, और क्या होगा, यही तो अभी हमने सीखा। देख रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि आपके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के कॉन्सेप्ट को
आसानी से लिंक कर देता है उसके मास को निकालने में, ठीक है। ये मोल कॉन्सेप्ट का बहुत 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 सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल देखना है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, आप उसमें जाके और देख सकते हैं, ठीक है, कि मोल कॉन्सेप्ट के बारे में और डिटेल, ठीक है। ये था हमारा, जितना हमें जानना था फिजिक्स में उतना हमने जान लिया, ठीक है। ये होती है मोल की कहानी। तो इसका मतलब ये कि ये क्या होता है, आपका मोल आपका एक नंबर होता है। इन शॉर्ट बोलूँ तो एक नंबर होता है कि आपके एटम में इतने नंबर है, सॉरी आपके मैटर में इतने नंबर है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, एक मोल कहूँगा। और ये मोल टर्म ज़्यादातर केमिस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। रियल लाइफ में मोल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका कार्बन ही क्यों, हमने कार्बन ही क्यों चुना कि आपके मोल को डिफाइन करने के लिए, कि आपके 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम हो वो कितने होंगे, वो होंगे 1 मोल, ठीक है। तो हमने कार्बन ही क्यों चुना, तो कार्बन हमने इसीलिए चुना क्योंकि कार्बन 12 के जो रिजल्ट होते हैं ना, बाइंडिंग एनर्जी को एडजस्ट करने के बाद जो उसके रिजल्ट आते हैं वो बहुत बेटर आते हैं दूसरों के मुकाबले, ठीक है। तो अब यहाँ बाइंडिंग एनर्जी का एक टर्म आ गया। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, देखिए बाइंडिंग एनर्जी अब समझिए कि जैसे कोई एटम है, उस एटम में प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करने में कुछ एनर्जी तो लगेगी। उस एनर्जी में, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपका, जैसे कोई मैं हीलियम ले लेता हूँ, ठीक है, हीलियम, ठीक है। हीलियम में आपका 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, ये चीज़ हमें पता है, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखिए, तो इसका मतलब ये है, ये 4 ग्राम है एक मोल में, हीलियम की एक मोल में 4 ग्राम है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है, अभी हमने निकाला, बट एग्जैक्ट ये 4 नहीं होता है। क्यों क्यों 4 नहीं होता है, क्योंकि आप जब इन दोनों का जब बॉन्ड होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो कुछ बाइंडिंग एनर्जी के कारण, बाइंडिंग जब एनर्जी होती है तो कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। कुछ एनर्जी रिलीज होने के कारण 4 नहीं होता, 4 से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट 4 तो नहीं बोलूंगा, पर लेस देन, थोड़ा सा नेग्लेक्जिबल होता है तो हम 4 ही बोलते हैं, बट हाँ वो 4 नहीं होता है, ठीक है। 4 से थोड़ा सा कम होता है। क्यों, उसकी बाइंडिंग एनर्जी, बॉन्ड के कारण, बाइंडिंग एनर्जी के कारण कुछ एनर्जी रिलीज हो गई है, तो इसीलिए 4 नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही सब एटम है जिसके, अभी सोचिए यहाँ तो 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो ये हाल है। सोचो और एटम बढ़ते जाएंगे, उनके पास तो ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, ज़्यादा न्यूट्रॉन होंगे, है ना। तो जैसे ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, वो ज़्यादा बाइंड करेंगे तो उनमें और ज़्यादा निकलेंगे। ऐसे ही आपने नंबर ऑफ एटम बढ़ते जाएंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें और हो गई। तो इन सब में देखा गया तो कार्बन के रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेटर मिल रहे थे, ठीक है। तो कार्बन के रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेटर मिले, हमने कार्बन को रख दिया। तो ये रीज़न है आपका कार्बन को रखने का, ठीक है। नाउ आज की क्लास को इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम हमारा जो ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, जिसका SI यूनिट कैंडेला है, हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।